हेलो, मैं अरुण तिवारी आप सभी लोगों का एग्जाम कोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी की एक श्रृंखला की शुरुआत की थी और श्रृंखला का नाम था भारतीय संसद। और भारतीय संसद में भी हमने एक श्रृंखला की शुरुआत की थी जिसका नाम था संसद की कार्यवाही। और संसद की कार्यवाही में हम लोगों ने संसद की कार्यवाही में सबसे पहले हमने प्रश्नकाल देखा था। और प्रश्नकाल के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया था कि पीठासीन अधिकारी क्या लोकसभा के हों क्या राज्यसभा के हों, ये तय करते हैं कि वो प्रश्न का नेचर कैसा होता है। और प्रश्न के नेचर के आधार पर हम प्रश्नकाल को 3 भागों में डिवाइड करते हैं: तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना के प्रश्न। सुनिएगा मेरी बातों को, फिर नोट्स बनाएंगे हम। मैंने आपको बस ये समझाया था कि यदि आपको अपनी समझ बनानी है तो थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। और धैर्य के साथ आपने एक समझ बनाई तो देखिए, ये है संसद। और जब भी हम बात करते हैं संसद की, ये है आपके संसद। और जब भी हम बात करते हैं संसद की तो संसद में 2 चीजें होती हैं। एक सदन होता है, एक का नाम है लोकसभा और दूसरे सदन का नाम क्या होता है, राज्यसभा। और इन सदनों में से क्या लोकसभा हो क्या राज्यसभा हो, यहां पर बैठते हैं सदस्य, और जिनको कहते हैं लोकसभा सदस्य या राज्यसभा के सदस्य। और ये जो सदस्य होते हैं ये संपूर्ण भारत से आते हैं और इन सदस्यों के पास संपूर्ण भारत की जानकारी होती है। और संपूर्ण भारत में क्या चल रहा है इसकी पूरी की पूरी जानकारी इन सदस्यों के पास होती है। और यही जो सदन है जिसको हम लोकसभा और राज्यसभा कहते हैं, इसी सदन से और इन्हीं सदस्यों के बीच से बनती है सरकार। और इस सरकार में कौन होता है, सरकार में बैठे होते हैं मंत्री। और ये मंत्री क्या करते हैं, संपूर्ण भारत के लिए कानून का निर्माण करते हैं। ये मंत्री क्या होते हैं, संपूर्ण भारत के लिए नीतियों का निर्माण करते हैं। ये मंत्री क्या करते हैं, संपूर्ण भारत के लिए योजना का निर्माण करते हैं। तो मंत्री इतना काम कर रहा है। हमने कहा कि संसद में लोकसभा राज्यसभा, इसमें हो गए सदस्य, और इन्हीं सदस्यों के बीच से मंत्री भी तो बन रहा है, लोकसभा में से बन रहा है, राज्यसभा से बन रहा है। और ये मंत्री संपूर्ण देश के लिए या तो कानून बना रहा है, या तो नीति बना रहा है, या तो योजना बना रहा है। और संसद में ही ये लोकसभा और राज्यसभा इसमें बैठे हुए हैं सदस्य, और ये सदस्य संपूर्ण भारत से आते हैं। और इन सदस्यों को पता होता है कि मंत्री द्वारा बनाया गया कानून सही है कि नहीं, मंत्री द्वारा बनाई गई नीतियां सही है कि नहीं, मंत्री द्वारा बनाई गई योजनाएं सही है कि नहीं। इसीलिए भारत की संसदीय व्यवस्था में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को यह संवैधानिक अधिकार दिया गया है कि वे मंत्री महोदय से प्रश्न पूछें। और प्रश्न पूछने के लिए हमने संसद में समय का निर्धारण किया है। तो हमने देखा था कल के क्लास में, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक मिनिस्टर से क्या पूछ सकता है, वो प्रश्न पूछ सकता है। और न सिर्फ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिनिस्टर से, बल्कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी प्रश्न पूछ सकता है। ये कल की क्लास में हम लोगों ने देख लिया था। प्रश्न पूछने के लिए हमने 2 अलग अलग घंटे तय कर रखे हैं, 2 अलग अलग आवर्स तय कर रखे हैं। प्रश्न पूछने के 1 घंटे को हम कहते हैं प्रश्नकाल। प्रश्नकाल। और प्रश्न पूछने का जो दूसरा घंटा होता है उसको भी हम कहते हैं प्रश्नकाल के जैसा ही है, उसको हम कहते हैं शून्यकाल। यहां भी प्रश्न ही पूछे जाते हैं, लेकिन प्रश्नकाल में अनिवार्यता होता है कि प्रश्नकाल में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक को हम कहते हैं तारांकित, एक को हम कहते हैं अतारांकित, और एक को हम कहते हैं अल्प सूचना के प्रश्न, यानी कि शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। लेकिन शून्यकाल में कुछ विशेष प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनकी एक विशेष प्रकृति होती है। तो संसद में 2 अलग अलग समय का निर्धारण किया गया है, एक का नाम है प्रश्नकाल और एक का नाम है शून्यकाल। अभी हमने प्रीवियस क्लास में प्रश्नकाल के बारे में जानकारी इकट्ठा की थी, लेकिन अभी भी कुछ बातें यहाँ पर अधूरी रह गई हैं और उसी अधूरी जानकारी को हम पूरा करेंगे इस टॉपिक में। तो आप एक हेडिंग डालिएगा, आधे घंटे की चर्चा, हाफ एन आवर डिस्कशन। तो हेडिंग डालिए, आधे घंटे की चर्चा,
हाफ एन आवर डिस्कशन, और इसको हमको आज समझना है। तो समझे पहले, फिर नोट्स में बातों को लिखेंगे। आधे घंटे की चर्चा, हाफ एन आवर डिस्कशन। अब देखिएगा क्या होता है, इसको जानना है। तो पहले से आप डिटेल से जान चुके हैं प्रश्नकाल, और प्रश्नकाल में आप लोगों ने देखा था कि प्रश्नकाल में एक दिन में अधिकतम कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अधिकतम 20 प्रश्न एक दिन में प्रश्नकाल में पूछे जा सकते हैं। और एक दिन का मतलब प्रश्नकाल का समय कितना होता है, मात्र 1 घंटा। यानी कि 1 घंटे में प्रश्नकाल में आप कितने प्रश्न पूछ सकते हैं, अधिकतम 20 प्रश्न पूछ सकते हैं। तो 1 घंटे का मतलब हो गया 60 मिनट। और प्रश्न कितने पूछ सकते हैं, 20 क्वेश्चन। यानी कि एक प्रश्न पूछने के लिए एक क्वेश्चन को कितना समय मिलता है, अधिकतम 3 मिनट का समय मिलता है। तो अभी हमने प्रश्न पूछा ही और मंत्री महोदय ने आंसर दिया ही, अभी बातों को शुरू ही किया, तब तक 3 मिनट का समय समाप्त हो गया। तो फिर मंत्री महोदय कैसे आंसर दे पाएंगे, आप उनसे कैसे पूरक प्रश्न पूछ पाएंगे, क्योंकि तारांकित प्रश्नों में आपको पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि प्रश्नकाल में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक मिनिस्टर से प्रश्न पूछने की कोशिश करता है, लेकिन समय के अभाव में वह एक संतोषजनक उत्तर मंत्री से प्राप्त नहीं कर पाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्नकाल में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मंत्री महोदय से प्रश्न पूछता है, लेकिन समय के अभाव की वजह से मंत्री महोदय जो भी आंसर करते हैं मौखिक रूप से, उसका वह संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि समय का अभाव है। उस दशा में क्या किया जाए, क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बस ऐसे ही असंतोषजनक स्थिति में रखा जाए, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बस चुप बैठा दिया जाए कि बस चुप हो गया, तुम प्रश्न पूछ लिए, तुम्हारी बात खत्म हो गई? नहीं, संसदीय व्यवस्था में हर लोगों की बातों को दबाया नहीं जा सकता है। इसीलिए अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रश्नकाल में मिनिस्टर के दिए गए आंसर से संतुष्ट नहीं है, तो वो एक बार अपने पीठासीन अधिकारी से प्रार्थना कर सकता है। और प्रार्थना ये करेगा, प्रार्थना किससे करेगा, वो पीठासीन अधिकारी से करेगा। और पीठासीन अधिकारी से ये कह सकता है कि एक बार और मैं मंत्री महोदय से प्रश्न पूछना चाहता हूं, और मंत्री महोदय हमको इस प्रश्न पर संतुष्ट कर दें, क्योंकि मैं प्रश्नकाल में पूछे गए प्रश्नों से संतुष्ट नहीं था। इसीलिए संसद के वो पीठासीन अधिकारी, और कौन होंगे, अगर लोकसभा है तो लोकसभा में कौन होगा, अध्यक्ष। और यदि राज्यसभा है तो राज्यसभा में कौन होगा, सभापति। और अध्यक्ष और सभापति को यह अधिकार हो जाता है कि वो क्या करें, कि उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए एक स्पेशल समय अलॉट कर दें। और यह स्पेशल समय सामान्यतः शाम को 5 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच अलॉट किया जाता है। और चूंकि यह समय आधे घंटे का होता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं आधे घंटे की चर्चा। आधे घंटे की चर्चा। तो अब यहां से हम निकालेंगे एग्जाम के लिए पॉइंट, और अक्सर आपसे बातें पूछी जाती हैं। तो आधे घंटे की चर्चा क्यों करवाई जाती है, जब कोई सांसद सदस्य प्रश्नकाल में मंत्री के द्वारा दिए गए प्रश्नों से संतुष्ट नहीं हो पाता है, तो वो मंत्री से पुनः जो प्रश्न पूछता है वह इसी आधे घंटे की अवधि में पूछता है। इसलिए इस समय को कहते हैं आधे घंटे की चर्चा। और आधे घंटे की चर्चा का सामान्यतः जो संबंध होता है वह प्रश्नकाल से ही होता है, शून्यकाल से इसका संबंध सामान्यतः कम माना जाता है। तो आधे घंटे की चर्चा का मतलब प्रश्नकाल में अगर कोई सांसद मंत्री के दिए गए उत्तरों से संतुष्ट नहीं है, तो वह पुनः उस मंत्री से प्रश्न पूछ सकता है। और ये आधे घंटे का समय 5 बजे से लेकर 5:30 बजे तक निर्धारित होती है, इसलिए इसको कहते हैं आधे घंटे की चर्चा। और ये जो आधे घंटे की चर्चा होती है, उस आधे घंटे की चर्चा की एक पूर्व शर्त होती है, प्री कंडीशन होती है। और प्री कंडीशन ये होती है कि जब भी आपको आधे घंटे की चर्चा करवाना होगा, तो आपको संसद के सचिवालय में, आपको मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 3 दिन पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा, 3 डे प्रायर इन्फॉर्म करना पड़ेगा आपको। तो जहां पर प्रश्नकाल में क्या था, तारांकित व अतारांकित के लिए 15 दिन,
और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन के लिए 10 दिन पहले आपको इन्फॉर्म करना पड़ता था, वहीं आधे घंटे की चर्चा के लिए मात्र आपको 3 दिन पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा सचिवालय के पास। लोकसभा की बात होगी तो लोकसभा में, राज्यसभा की बात होगी तो राज्यसभा में। और ये सचिवालय इन्फॉर्म किसको करेगा? ये सचिवालय इन्फॉर्म करेगा पीठासीन अधिकारी को, और पीठासीन अधिकारी राज्यसभा के होंगे तो सभापति होंगे, और लोकसभा के होंगे तो लोकसभा अध्यक्ष होंगे। और ये पीठासीन अधिकारी आधे घंटे की चर्चा के लिए समय तय करेगा। तो ये है आपके आधे घंटे की चर्चा। और आधे घंटे की चर्चा समांतर क्यों होती है? तो अब बनाएंगे ग्राफ। ये होता है प्रश्नकाल के लिए। प्रश्नकाल में संतुष्ट न होने के कारण क्या चलती है? आधे घंटे की चर्चा। अब आधे घंटे की चर्चा कब चल सकती है? तो समय होगा 5 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। संसद के दोनों सदनों में चलेगी, क्योंकि दोनों सदनों में क्या होता है? प्रश्नकाल। तो आधे घंटे की चर्चा लोकसभा में भी चल सकती है, और आधे घंटे की चर्चा राज्यसभा में भी चल सकती है। लोकसभा में 3 दिन निर्धारित होता है। ये है सोमवार, ये है बुधवार, और ये है शुक्रवार। इस 3 दिनों में कभी भी पीठासीन अधिकारी आधे घंटे की चर्चा करवा सकते हैं, जबकि राज्यसभा में कोई दिन निर्धारित नहीं होता है। यह होता है किसी भी दिन, किसी भी दिन। यानी कि राज्यसभा में जब भी पीठासीन अधिकारी को लगेगा कि किसी भी दिन वह चर्चा करवा सकते हैं, सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को, तो ऐसा चर्चा करवा सकते हैं। तो कंक्लूजन ले, आधे घंटे की चर्चा प्रश्नकाल में उत्तर संतुष्टिजनक न मिलने की वजह से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द्वारा इसकी मांग अपने पीठासीन अधिकारी से की जाती है। यह समांतर 5 बजे से लेकर 5:30 बजे तक संपन्न कराया जाता है। लोकसभा के लिए एक विशेष दिन होता है, सोम, बुध और शुक्रवार। इसमें किसी दिन हो सकता है, जबकि राज्यसभा में किसी भी दिन हो सकता है, जब आप 5 बजे से 5:30 बजे चाहें तब। तो ये था एक आधे घंटे की चर्चा। अब आधे घंटे की चर्चा के बाद एक नया टॉपिक डालेंगे। इस टॉपिक का नाम होगा शून्यकाल। शून्यकाल। और शून्यकाल को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? 0 आवर। शून्यकाल को हम इंग्लिश में क्या कहने वाले हैं? तो शून्यकाल को हम इंग्लिश में कहने वाले हैं 0 आवर। देखिए यहां पर लिखा हुआ है व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ 0 आवर। तो देखिए, जो विदेशी देश है, चाहे हमारे यहाँ जो आर्मी होते हैं, आर्मी के लोग 12 बजे जब भी घड़ी की सुई होती है, समांतर रात में ही होती है लेकिन हम दिन में मान लेते हैं, तो 12 बजे जो ही सुई आपकी जाती है तो इसको मान लेते हैं लोग 0 o'clock। वैसे रात में 24वें घंटे में होती है, लेकिन दिन में भी कई लोग जिसकी घड़ियां 12-12 घंटे पर चलती हैं, और जो ही 12 बज गया उसको 0 o'clock के रूप में संदर्भ कर दिया जाता है। और चूंकि 12 बजे इसको डिनोट किया जाता है 0 o'clock के रूप में, इसीलिए 2014 से पहले संसद का जब भी सत्र बैठता था तो सत्र बैठने में जो ही 12 बज जाते थे तो दोनों सदनों में एक सत्र का कार्यकाल शुरू होता था, जिसको हम कहते थे शून्यकाल। तो ये शून्यकाल का संबंध शून्य से नहीं है। जो ही घड़ी की सुई 12 बजे एग्जैक्ट पहुंचती थी तो उसको 0 o'clock के रूप में डिनोट करते हैं, और 0 o'clock के रूप में डिनोट करने की वजह से इसका नाम पड़ गया था 0 आवर। और 2014 से पहले लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए 0 आवर सीधे 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच होता था। लेकिन 2014 के पश्चात, मोदी सर की सरकार के आने के पश्चात इसमें परिवर्तन कर दिया गया। और परिवर्तन क्या किया गया? तो देखिए, जहां पर राज्यसभा में शून्यकाल की शुरुआत राज्यसभा के आरंभ से ही होती है, यानी कि राज्यसभा अगर 11 बजे अपनी बैठक करेगा तो 11 बजे से लेकर 12 बजे तक उसको शून्यकाल मानेंगे। वहीं लोकसभा में शून्यकाल की शुरुआत 2014 से बदल गया है, और लोकसभा में वही होता है 12 बजे से लेकर
1 बजे के बीच। 2014 से पहले अलग अलग होता था, अब 2014 के पश्चात इसमें कर दिया गया है परिवर्तन। प्रश्नकाल और शून्यकाल दोनों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यह है आपका संसद, और संसद में होते हैं संसद के सदस्य, और संसद से ही बनते हैं आपके मंत्री। और संसदीय व्यवस्था में जरूरी है कि सदस्य मंत्री से प्रश्न पूछें, और मंत्री से प्रश्न पूछने के लिए 2 अलग अलग घंटे निर्धारित किए गए हैं। 1 घंटे को हम नाम देते हैं प्रश्नकाल, और प्रश्नकाल के बारे में आप जान चुके हैं। प्रश्नकाल कहाँ की देन है? तो प्रश्नकाल देन होती है ब्रिटेन की। और दूसरा हमने एक बना रखा है शून्यकाल, 0R। और शून्यकाल कहाँ की देन होती है? तो शून्यकाल खुद की देन है, भारत की। यह भारत सरकार की अपनी देन है, और सन 1962 में पहले बार शून्यकाल की शुरुआत की गई थी। जबकि प्रश्नकाल अगर इंडिया में देखें तो प्रश्नकाल की परंपरा तो बहुत पुरानी है, और प्रश्नकाल को कब शुरू किया गया था? 1892 में, जब भारत परिषद अधिनियम को लाया गया था। और ब्रिटेन में कब शुरू किया गया था? 1721 में शुरू किया गया था। और इंडिया में कब शुरू किया गया था? 1892 में। जबकि प्रश्नकाल की व्यवस्था कब की है? वह 1962 की व्यवस्था है। और प्रश्नकाल कहाँ की देन है? तो प्रश्नकाल के अगर हम स्रोत की बात करें तो प्रश्नकाल का स्रोत हो जाता है खुद भारत। यह भारत सरकार की अपनी देन है, भारत की अपनी संसदीय व्यवस्था की देन है। और ये भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से वह कौन सा काल होता है जो भारत की अपनी देन है? तो यहाँ पर जो काल है उसका नाम है प्रश्नकाल, शून्यकाल। प्रश्नकाल कहाँ का है? ब्रिटेन का। कब ब्रिटेन ने सबसे पहले इसको लागू किया? 1721 में। भारत में पहले कब लागू किया गया? 1862 के भारत परिषद अधिनियम में। और शून्यकाल को लेकर आप जानकारी इकट्ठा कर चुके हैं। अब देखिएगा, थोड़ी सी बातों को समझिए, और धीरज का रखना बहुत जरूरी है, तभी जाके विषय की आपको समझ बन पाएगी। क्या प्रश्नकाल हो, क्या शून्यकाल हो, दोनों जगहों पर एक संसद मंत्री महोदय से सिर्फ और सिर्फ प्रश्न ही पूछता है। तो जब प्रश्न पूछने के लिए हमने शून्य प्रश्नकाल बना रखे हैं, तो फिर प्रश्न पूछने के लिए हमको शून्यकाल की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसको भी देख लेते हैं। प्रश्नकाल अगर आपने रिवाइज किया होगा तो इसको हम लिख देते हैं क्वेश्चन RQH। और प्रश्नकाल में प्रश्न पूछने के लिए आपको कम से कम कितना दिन पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा? 15 दिन पहले। या कितना दिन पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा? या तो 10 दिन पहले। 15 दिन पहले किस प्रकार के प्रश्नों में इन्फॉर्म करना पड़ेगा? तारांकित प्रश्न या अतारांकित प्रश्न। और 10 दिन पहले कब इन्फॉर्म करना पड़ेगा? शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। और प्रश्नकाल में यह अनिवार्य होता है, प्रश्नकाल में अनिवार्य होता है कि जो उत्तर दिए जाते हैं वह उत्तर सदैव मंत्री द्वारा दिए जाते हैं। वह कंपल्सरी है प्रश्नकाल में, इसीलिए काल ऑथेंटिक होता है। प्रश्नकाल में जो भी आंसर किए जाएंगे वह मंत्री द्वारा ही किए जाएंगे, भले ही वह लिखित ही क्यों ना किए जाए, लेकिन आंसर सदैव मंत्री के द्वारा किए जाएंगे। लेकिन ये जो शून्य काल होता है, जिसको हम जेड क्यों लिख देते हैं, ZH लिख दे रहे हैं, 0R लिख दे रहे हैं, ये जो शून्य काल होता है, इसके लिए आपको 15 दिन 10 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जिस दिन सदन की कार्यवाही चल रही है उसी दिन 8 बजे से पहले, और हो सके तो 10 बजे से भी पहले, आप सचिवालय को सूचित कर दीजिए। और यदि सचिवालय के पास जगह है, यदि सचिवालय के पास उतने प्रश्न नहीं आए हैं, तो हो सकता है कि उसी दिन आपके प्रश्नों को संसद में रखा जाए। लेकिन प्रश्नकाल के लिए आपको 15 दिन या 10 दिन पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है, जबकि शून्यकाल के लिए जरूरी होता है कि आप चाहें तो उसी दिन इन्फॉर्म कर सकते हैं संसदीय सचिवालय को। और यदि आपने उसी दिन इन्फॉर्म किया और मान लीजिए उस दिन ज़्यादा लोगों ने प्रश्न नहीं पूछा है, तो फिर आपको उसी दिन प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया जाएगा। ये क्या होता है? शून्यकाल। दूसरी बात है, जहां पर प्रश्नकाल में यह अनिवार्य कर दिया गया है कि प्रश्नकाल में आंसर कौन देगा? प्रश्नकाल में सदैव आंसर दिया जाएगा मंत्री महोदय द्वारा। लेकिन शून्यकाल में ऐसी संभावना नहीं है। शून्यकाल में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट समांतर दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बातें करता है, तो कोई जरूरी नहीं है कि शून्यकाल में सदैव और सदैव मंत्री जाकर आंसर करे।
यहां पर नॉर्मल चीजें होती हैं, एक प्रकार से औपचारिक नहीं होता है। जितनी औपचारिकता, जितनी ऑफिशियलिटी होती है प्रश्नकाल में, उतनी औपचारिकता शून्यकाल में नहीं होती है। मंत्री बाध्य नहीं होता है कि शून्यकाल में सदन को संबोधित ही करे, लेकिन प्रश्नकाल में मंत्री बाध्य होता है कि सदन को संबोधित करे अगर उसके पास तारांकित और अल्प सूचना के प्रश्न पूछे गए हैं तो, और अगर अतारांकित प्रश्न है तो उसका लिखित आंसर देने के लिए वो तैयार है। यहां पर जब मंत्री ही नहीं आएगा, बाध्य ही नहीं है, तो क्या लिखित आंसर और क्या मौखिक आंसर? तो समझ पा रहे हैं, शून्यकाल मतलब एक ऐसा काल जिसमें मंत्री अनिवार्य रूप से सदन को संबोधित करने के लिए बाध्य नहीं होता है। शून्यकाल के लिए आपको बहुत लंबा प्रतीक्षा नहीं करना पड़ता है, आप उसी दिन चाहें तो प्रश्न पूछ सकते हैं अगर समय खाली हो तो। चूंकि यह समय होता है 1 घंटे का, शून्यकाल मतलब क्या था, लोकसभा में 12 से 1, राज्यसभा में 11 से 12, यानी कि 1 घंटे का समय होता है। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट होता है। तो शून्यकाल में भी आप एक दिन में अधिकतम या दिए गए समय में अधिकतम 20 क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं। और एक क्वेश्चन को कितना समय डिफाइन किया जाता है, तो एक क्वेश्चन को जो समय डिफाइन किया जाता है वह 3 मिनट यहाँ भी किया जाता है। जिस प्रकार तारांकित में भी 3 मिनट का समय डिफाइन होता है, उसी प्रकार शून्यकाल में भी 3 मिनट का समय डिफाइन होता है और अधिकतम 20 क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो प्रश्नकाल और शून्यकाल दोनों ही प्रश्न पूछने के साधन होते हैं, लेकिन दोनों में कुछ मौलिक अंतर होता है। जहां पर प्रश्नकाल ब्रिटेन की संकल्पना है, वहीं पर शून्यकाल भारत की संकल्पना है। जहां पर प्रश्नकाल बहुत पुराना है, 1892 में पहले बार प्रश्नकाल आया था, वहीं पर शून्यकाल बहुत बाद का है, 1962 में पहले बार शून्यकाल का प्रश्न आया था। यानी कि लगभग 72 वर्षों के बाद यह अवसर हम शून्यकाल को लेकर आते हैं। प्रश्नकाल में जहां पर आपको 15 और 10 दिन पहले इन्फॉर्म करना होता है सचिवालय को, यहीं पर शून्यकाल में ऐसा अनिवार्य नहीं है, आप उसी दिन सचिवालय को इन्फॉर्म कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्नकाल में मंत्री अनिवार्यतः संबोधित करेगा सदन को, लेकिन शून्यकाल में जरूरी नहीं है कि मंत्री सदन को अनिवार्यतः संबोधित ही करेगा। अगर उसके पास समय है तो सदन को आकर संबोधित कर सकता है। इतनी बातें समझ गए? ठीक है। प्रश्नकाल के ऊपर आधे घंटे की चर्चा करवाई जा सकती है, लेकिन शून्यकाल के ऊपर किसी प्रकार का ऐसा व्यवस्था नहीं है कि हम आधे घंटे की चर्चा करवाएंगे ही। हम आधे घंटे की चर्चा करवाने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। इसीलिए आधे घंटे की चर्चा का संबंध हमेशा से प्रश्नकाल से होता है, न कि शून्यकाल से। शून्यकाल नॉर्मल प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो प्रश्नकाल क्या होता है, शून्यकाल क्या होता है, दोनों में बेसिक अंतर क्या होता है, आप नोट्स जरूर बनाइएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको क्वालिटी एजुकेशन दे सकें। हम सिर्फ आपको बताएं नहीं, बल्कि आपको समझाएं जो रिक्वायर्ड होती है सिविल सर्विसेज के लिए। अब एक और बात है जिसको आपको समझनी है, और उस बात को आप समझिएगा। और बात क्या है देखिएगा, अंतिम है, उसका नाम है व्यवस्था का प्रश्न, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। एक लास्ट हेडिंग डालिएगा, व्यवस्था का प्रश्न। इसको समझना बहुत जरूरी है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, प्रश्न, यहां पर क्वेश्चन ऑफ ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन ऑफ ऑर्डर नहीं है। हिंदी में है व्यवस्था का प्रश्न और इंग्लिश में उसका आंसर है पॉइंट ऑफ ऑर्डर। इसको समझना बहुत जरूरी है, प्रश्न यहां से भी पूछे जाते हैं। मान लीजिए ये है आपका सदन, और सदन का मुखिया कौन होता है, पीठासीन अधिकारी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। और पीठासीन अधिकारी लोकसभा में कौन होता है, लोकसभा का अध्यक्ष। और राज्यसभा में कौन होता है, राज्यसभा का सभापति। और सामान्यतः ऐसा देखा गया है, सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, क्या अध्यक्ष हो क्या सभापति हो, सामान्यतः सत्ता पक्ष का होता है, सरकार का होता है, या सरकार न कहें तो कहें सत्ता पक्ष का। यह सदैव उस पार्टी का मेंबर होता है जिस पार्टी की अपनी बनी होती है सरकार। सदन में है पीठासीन अधिकारी, और पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष और सभापति दोनों हैं, और एक किसके हो सकते हैं, वह सरकार के ही होते हैं। तो हो सकता है कि यह अध्यक्ष और सभापति सदन की कार्यवाही को चलाने के दौरान निष्पक्ष न हो, वह जानबूझकर सरकार के पक्ष में झुकाव दिखाते हो। ये संभव है कि नहीं? क्योंकि सरकार के लोग हैं, तो यह संभव हो सकता है
कि अध्यक्ष और सभापति सदन की कार्यवाही चलाने के दौरान निष्पक्ष न रहे। निष्पक्ष न रहे, इसका मतलब क्या हो गया? यदि मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं और मैं विपक्षी पार्टी का हूं और मुझको यह अधिकार दिया है कि प्रश्नकाल में मैं मिनिस्टर से प्रश्न पूछूं, और जो ही मैं प्रश्न पूछने की कोशिश कर रहा हूं तो ही मिनिस्टर ठीक तरीके से आंसर नहीं कर रहे हैं और मैं इनकी बातों से संतुष्ट नहीं हूं, और जब बातों से संतुष्ट नहीं हूं तो फिर मैं सभापति को एक रिक्वेस्ट दूंगा कि सभापति हमको आधे घंटे की चर्चा करवा दीजिए, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। और सभापति को लगा कि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिनिस्टर से ऐसा कोई प्रश्न पूछ सकता है जिसमें मिनिस्टर फंस सकते हैं, इसीलिए सभापति ने बोला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कि नहीं, मैं आधे घंटे की चर्चा करवाने का आपको जो है मौका नहीं दूंगा। तो संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है ना। अगर मैं संतुष्ट नहीं हूं तो हमको अधिकार है, पीठासीन अधिकारी हमको आधे घंटे की चर्चा करवाने का समय दे। ठीक ऐसे ही देखिएगा, मान लीजिए मैं प्रश्नकाल में प्रश्न पूछ रहा हूं और प्रश्न पूछने का जो मेरा नेचर है वह राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है। जो मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं उस प्रश्न पूछने का नेचर कैसा है? राष्ट्रीय महत्व का है, नेशनल इंपॉर्टेंस का है। और जब मैंने संसदीय सचिवालय को इस बात की सूचना दी कि हमारे प्रश्नों को तारांकित कर दीजिए, तो लोकसभा के अध्यक्ष ने इसको तारांकित नहीं किया जानबूझकर और इसको बिना तारांकित रख दिया। और बिना तारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें मंत्री सदन को संबोधित करने के लिए बाध्य नहीं होता है। मंत्री क्या करेगा? सिर्फ लिखित आंसर देगा। और जब मंत्री सिर्फ लिखित आंसर देगा तो क्या वो राष्ट्र को संबोधित कर पाएगा? और जब राष्ट्र को संबोधित नहीं करेगा तो राष्ट्र में उसकी नीतियों के खिलाफ अच्छा व्यू बन रहा है कि बुरा व्यू बन रहा है, वो भी हो पाएगा कि नहीं? नहीं हो पाएगा। यानी कि अगर सदन के पीठासीन अधिकारी जानबूझकर सदन का संचालन सदन के नियम के अनुसार या संसदीय प्रक्रियाओं के अनुसार नहीं कर रहे हैं, तो उस दशा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को यह अधिकार होता है कि वो एक प्रश्न उठा सके, एक चर्चा कर सके कि सदन की कार्यवाही को व्यवस्था के अनुसार चलाया जाए। इसी को कहते हैं व्यवस्था का प्रश्न, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। एक समरी लीजिए। तो हमेशा से व्यवस्था का प्रश्न कौन उठाएगा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या करने वाला है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यह देखेगा, यह प्रश्न उठाएगा कि जो सदन है और सदन की क्या? सदन की कार्यवाही। और सदन की कार्यवाही क्या? सदन की कार्यवाही संसदीय प्रक्रिया के अनुसार चल रही है कि नहीं। संसदीय प्रक्रिया के अनुसार चल रही है कि नहीं, इस बात की जांच करने के लिए वह संसदीय सचिवालय के पास एक रिक्वेस्ट करेगा। इस रिक्वेस्ट को कहते हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर या व्यवस्था का प्रश्न। तो हमने संसद की कार्यवाही में 3 वीडियो बनाए हैं। पहला हम लोगों ने बना रखा है संसद की कार्यवाही सामान्य परिचय, दूसरा हम लोगों ने बना रखा है प्रश्नकाल, और तीसरा हम लोगों ने बना रखा है आधे घंटे की चर्चा, शून्यकाल, और क्या बना रखा है? सदन की कार्यवाही या व्यवस्था का प्रश्न। और उम्मीद करता हूं कि तीनों चीजें आपको पसंद आई होंगी। आप इसको सुनिए, लिखिए, नोट्स बनाइए और फिर हमको कमेंट देकर बताइएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।